पांडे आपके अपने YouTube चैनल में संस्कार क्रांति के साथ आप पढ़ रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जिसके अंतर्गत हम शिक्षा संबंधी समिति और आयोगों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे हरटॉक समिति के संबंध में। यह एक बहुत छोटी समिति थी जिसने जो शिक्षा में सुधार कार्य किए, बट इसका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह था कि इसने मैट्रिक लेवल पे बहुत ज्यादा ध्यान फोकस किया। तो हरटॉक समिति के जो अध्यक्ष थे वह जॉन हरटॉक थे और ये 1929 में आई थी। और इसके अंतर्गत सिर्फ मैट्रिक लेवल पर स्तर पर सुधार कार्य करने का प्रयास किया गया। अर्थात इस समिति में यह कहा गया कि हमें शिक्षा, अगर प्राथमिक शिक्षा को सुधारना है या प्राथमिक शिक्षा में कुछ नया कार्य करना है तो हमें पहले मैट्रिक स्तर पे विशेष कार्य करने होंगे। अर्थात जो प्राथमिक शिक्षा है, जिसको अलग अलग विद्वानों ने 1 to 5 और 6 to 8 या 9 10 को अलग अलग विभाजन किया है, उस पर इनका सबसे ज्यादा फोकस मैट्रिक स्तर पे था। क्योंकि आगे की जो शिक्षा थी, चाहे वह इंटर की शिक्षा हो, चाहे विश्वविद्यालय की शिक्षा हो, उन सभी शिक्षाओं में जो सबसे प्रमुख मैट्रिक स्तर होता है, क्योंकि मैट्रिक स्तर के बाद ही बाकी शिक्षाओं पे फोकस पड़ता है। इसलिए हरटॉक समिति ने मैट्रिक स्तर के जो शिक्षा थी उस पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। इसके बाद हम अगली जो समिति पढ़ेंगे, उस समिति को हम वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना या महात्मा गांधी की शिक्षा योजना 1937 कहते हैं। वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना 1937। यह जो समिति थी, यह महात्मा गांधी की जो योजना थी वह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था और यह 23 अक्टूबर 1937 को इन्होंने इस बात को कहा। 23 अक्टूबर 1937 अर्थात वर्धा जो बुनियादी योजना या वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना जो जारी हुई थी वह आपकी 23 अक्टूबर 1937 को जारी हुई थी। यह जो योजना थी बहुत सारे अन्य नामों के आधार पे भी जानी जाती है, जैसे वर्धा योजना या नई तालीम योजना या बुनियादी तालीम योजना या बेसिक शिक्षा योजना। इस प्रकार से बहुत सारे जो है अन्य नाम से इसको जानते हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी की शिक्षा योजना, इसके जो प्रणेता थे या संस्थापक थे वो महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी थे। यह महात्मा गांधी जी की एक योजना थी और उन्होंने शिक्षा में सुधार करने के लिए जो प्रमुख सुझाव दिए वे सुझाव इस प्रकार से हैं। इनकी सबसे बड़ी जो सुझाव था वह यह सुझाव था कि 7 वर्ष तक के सभी छात्रों को निःशुल्क एवं अनिवार्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। जो बच्चों के शिक्षा के संबंध में अगर बात की जाए तो वर्धा बुनियादी योजना ऐसी पहली योजना थी जिसने 7 वर्ष तक के बच्चों के लिए कंपलसरी कहा, अनिवार्य कहा और वह भी
निःशुल्क अनिवार्य कहा। बाद में हम अनुच्छेद 21A तथा अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51A के में इस बात को हमने एक्सेप्ट किया और लागू किया कि हम जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगे। तो वहां 6 से 14 वर्ष तक की बात की गई, लेकिन वर्धा शिक्षा योजना में 7 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई। और इसके बाद इन्होंने ये कहा कि जो शिक्षा हो वह उनके मातृभाषा में हो, जो शिक्षा हो वह उनके मातृभाषा में हो। और अगर वो हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो हिंदी में शिक्षा होगा, तमिल भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो तमिल में शिक्षा हो, अगर वो उर्दू भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो उर्दू में शिक्षा हो। जिस भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस भाषा में उनकी शिक्षा दीक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद इन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही वह यह कही कि हस्तशिल्प एवं उत्पादक कार्य को जो शिक्षा हो, उत्पादक कार्य संबंधी जो शिक्षा है वह शिक्षा में शामिल किया जाए, अर्थात शिक्षा में हस्तशिल्प को शामिल किया जाए और उत्पादक कार्य संबंधी जो शिक्षा होती है उनको हम शामिल करें। परिणाम स्वरूप इनकी जो शिक्षा योजना थी वह इस हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाती है कि व्यक्ति को स्वावलंबी बनने के लिए इस शिक्षा ने या इस नीति ने या इस योजना ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम इसके बाद अगली समिति के बारे में बात करेंगे, जो समिति है जॉन सार्जेंट समिति, और ये 1944 में आई। सर, जॉन सार्जेंट शिक्षा समिति या शिक्षा योजना के संबंध का प्रश्न है, तो यह 1944 में आई थी और इसमें प्रमुख रूप से 11 वर्ष से लेके 17 वर्ष तक के बच्चों के जो 6 वर्षीय पाठ्यक्रम का विशेष अध्ययन किया गया था। इसके जो सुझाव थे वह कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें 11 वर्ष से लेके 17 वर्ष तक के बच्चों के लिए 6 वर्ष का एक संपूर्ण पाठ्यक्रम जारी करने का प्रयास किया गया था। इस शिक्षा योजना में यह कहा गया कि 11 वर्ष तक से 17 वर्ष तक के बच्चों के लिए 6 वर्ष का एक संपूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए, जिससे कि उनकी संपूर्ण विकसित अवस्था या उनके सभी जो योजना या उत्पादक कार्य, हस्तशिल्प या उनकी जो शिक्षा ज्ञानात्मक या भावात्मक क्रियात्मक, जैसा कि आप जानते हैं शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं वह 3 प्रकार से आप उसको डिनोटेट कर सकते हैं, या तो ज्ञानात्मक, या तो भावात्मक, या तो क्रियात्मक। तो इन्होंने यही कहा कि जो शिक्षा हो 6 वर्ष की ये तीनों उद्देश्यों में शामिल होनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने शिक्षा को कहा कि ये 2 ही प्रकार की हो सकती है, या तो ज्ञानात्मक या व्यवहारात्मक। इन्होंने कहा कि शिक्षा 2 प्रकार की होनी चाहिए, या तो ज्ञानात्मक होनी चाहिए या व्यवहारात्मक होनी चाहिए या व्यवहारिक होनी चाहिए। तात्पर्य है कि अगर हमें ज्ञानात्मक शिक्षा होगी तो हमें ज्ञान का जो अनुभव होगा या ज्ञान हमें मिलेगा। अगर व्यवहारिक शिक्षा होगी तो हम समाज में रहने के व्यवहार, आचरण और सभ्यता के संबंध में भली भांति जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद इनकी एक यह भी सुझाव था कि इंटर की शिक्षा को समाप्त कर दिया जाए। इन्होंने ये कहा कि अब जो इंटर की शिक्षा होनी चाहिए वह समाप्त हो जानी चाहिए, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, इसके बाद हाई स्कूल के बाद जो इंटर की शिक्षा है वह समाप्त कर देनी चाहिए, इसके बाद विश्वविद्यालय की शिक्षा लागू कर देनी चाहिए। यह इनकी सबसे बड़ी कमी थी, जिसके कारण से ये जो शिक्षा योजना है लागू नहीं
हो पाई, क्योंकि 1944 में शिक्षा योजना आई थी, इसके बाद 1947 में भारत आजाद हो गया। इस प्रकार से जो शिक्षा इनकी व्यवस्था थी वह लागू नहीं हो पाई और परिणाम स्वरूप यह समाप्त हो गई। उसके बाद अब हम अगले वीडियो में स्वतंत्रता पश्चात शिक्षा में होने वाले सुधार कार्यक्रम और योजनाओं के संबंध में अध्ययन करेंगे। और आज का क्लास यही समाप्त होता है। धन्यवाद।